नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से, जहां पर अभूतपूर्व विकास और सतत समृद्धि के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आधारित वार्षिक उत्सव नवनिर्माण के 9 वर्ष का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं और कार्यक्रम में राज्य सरकार की कई योजनाओं, उपलब्धियों और विकास कार्यों को पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। और इस दौरान ही मुख्यमंत्री ने पिछले 9 वर्षों में प्रदेश के हुए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला है और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा भी साझा की है। इस अवसर पर कई मंत्री, अधिकारी, गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाना और विकास की दिशा में जागरूकता बढ़ाना था। निकलने वाले अमृत से अब हम उत्तर प्रदेश की आगामी उस कार्य योजना को लेकर के कार्य करेंगे, जिसमें 2029-30 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में अग्रसर करने की दिशा में क्या प्रयास होने हैं, उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। जनता के सुझाव हैं, समाज के अलग अलग तबके के द्वारा इसके बारे में चर्चा पर चर्चा का विषय बनाया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर के यह 9 दिनों तक अनवरत ये कार्यक्रम चले, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ समाज के अलग अलग तबके के लोगों के द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किए जाएं। विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में यद्यपि परीक्षाएं चल रही होंगी, लेकिन तब भी हमें युवाओं के बीच में, अन्नदाता किसानों के बीच में, कारीगरों के बीच में, श्रमिकों के बीच में, महिलाओं के बीच में, गरीबों के बीच में, समाज के प्रत्येक तबके के बीच में हम जाकर के इनको चर्चा पर चर्चा का विषय बनाएं। जिन योजनाओं का लाभ मिला है उसकी चर्चा करें, जहां नहीं मिला है उसे देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। इस दिशा से सरकार आगे बढ़ी है। 9 वर्ष बढ़े हैं, 9 वर्ष हुए हैं, तो 1 अप्रैल से जो हमारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें हमने पैसे की व्यवस्था भी 9,12,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है प्रदेश के विकास के लिए। यानी इसमें खन्ना जी का कुंवारा रहना भी आपके लिए लाभदायक है कि खन्ना जी ने 9,12,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। खन्ना जी कह रहे थे कि मैं बोलता तो मैं यहां पे गाना सुनाता एक, और वैसे सुनाएंगे भी हो। लेकिन बहनों और भाइयों, जो ये थीम 9 दी गई है सुरक्षा के मुद्दे पर, आप याद करिए ना, यही तो प्रदेश है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। कल से इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। परसों अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है, 20 से 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। और यही है सुरक्षा का एहसास, यही है सुरक्षा। कल से त्योहार है, लोगों में खुशी है, हमारा त्योहार आ रहा है। हम नवरात्रि के साथ जुड़ेंगे, जगत जननी मां भगवती की उपासना के साथ जुड़ेंगे। कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई कर्फ्यू का भय नहीं है, कोई दंगे का भय नहीं है। हर व्यक्ति जगत जननी मां भगवती की उपासना में लीन होकर के हर मंदिर में, देवालय में अथाह भीड़ होती है। अब लोगों ने उन क्षेत्रों में जाना बंद कर दिया जहां पहले जाते थे। अब तो नया वर्ष हो, कोई अन्य आयोजन हो, वह मंदिर की तरफ जाता है, धार्मिक स्थलों की तरफ जा रहा है। यह एक नया चेंज देखने को मिला है और यह तब हुआ है जब सुरक्षा का एक वातावरण हुआ है। सुरक्षा, बेहतर सुरक्षा, लेकिन सुरक्षा के लिए प्रयास प्रारंभ हुए। आप सोचो ना, उत्तर प्रदेश में 17 के पहले भर्ती नहीं होती थी, क्योंकि भर्ती होने के लिए सरकार की नीयत साफ नहीं थी। वह नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी। हम लोगों ने 9 वर्षों में प्रदेश में 9 लाख से अधिक
सरकारी नौकरी दी है, जिसमें 2,19,000 केवल पुलिस भर्ती हुई है। 2,19,000 पुलिस भर्ती 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता आपने देखा होगा, अभी हाल ही में पिछले दिनों आदरणीय गृह मंत्री जी आए थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में 60,244 पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस के। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग पहली पुलिस की भर्ती निकाल रहे थे, हमारी कैबिनेट थी उस समय, ज्यादातर मंत्रीगण तब भी हमारे साथ में थे। केशव जी थे, ब्रजेश जी थे, उस समय खन्ना जी भी थे, उस समय शाही जी भी थे, ये सभी मंत्रीगण, ओम प्रकाश राजभर जी भी थे। और उस समय हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये भर्ती हम करेंगे, हमें उस समय 30,000 भर्ती करनी थी पुलिस की पहले फेज में, लेकिन ट्रेनिंग के लिए हमारे पास क्षमता नहीं थी। हमारे पास केवल 3,000 ट्रेनिंग की क्षमता थी। मैंने उस समय भारत सरकार के गृह मंत्री, लखनऊ के यशस्वी सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी से बातचीत की। उस समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मैंने बातचीत की, और इन्होंने कहा कि आप मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के भी ट्रेनिंग सेंटर को ले लीजिए, और अच्छा होगा कि 30,000 की भर्ती कर दीजिए। जब मैंने यहां बैठक ली गृह विभाग की, मैंने कहा ये भर्ती क्यों नहीं हो रही है, तो मुझे बताया गया कोर्ट का स्टे है। मैंने कहा कोर्ट के स्टे का कोई कारण तो होगा। कहा हां, कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, हम माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करें और भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। और हमने 30,000 की भर्ती प्रारंभ की। भर्ती एक समय सीमा के अंदर हुई। हमने मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर लिए, तब हम 30,000 भर्ती करवाए थे। बहनों और भाइयों, 2025 में जब हमने भर्ती करवाई, उनकी ट्रेनिंग 60,244 की ट्रेनिंग आज हम उत्तर प्रदेश के ही ट्रेनिंग सेंटर में करवा रहे हैं। हमें मिलिट्री, पैरामिलिट्री, अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर नहीं लेने पड़े। और ये सभी 60,244 जो पुलिस कार्मिक भर्ती हुए हैं, इनमें अनिवार्य रूप से 20% बेटियां भर्ती हुई हैं, अनिवार्य रूप से। और ये सभी लोग आज पुलिस भर्ती के हिस्से बने हैं। इनकी ट्रेनिंग पूरी हो रही है। नवरात्रि के तत्काल बाद ये लोग फील्ड में आएंगे। यद्यपि ये लोग अपनी सेवाएं देते हैं कभी कभी, लेकिन इसके बाद ये फुल फ्लेज प्रदेश की व्यवस्था में आएंगे, प्रदेश की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने में अपना योगदान देंगे। बहनों और भाइयों, ऐसे ही आपने देखा होगा उस समय कैसे यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन रहा हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग रहा हो, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग रहा हो, अन्य हर एक आयोग और भर्ती बोर्ड पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हुए थे। तमाम आरोप लगे हुए थे, कोई काम नहीं हो पाता था। लेकिन हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पुलिस में रिफॉर्म किए, पुलिस में सुरक्षा का वातावरण दिया, पुलिस को आधुनिक बनाने का कार्य किया। एफएसएल लैब्स हो, पुलिस का स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के निर्माण का हो, एसएसएफ के गठन का हो, या पीएससी की मृत पड़ी बहानियों को फिर से पुनर्जीवित करने का कार्य हो। पिछली सरकारों ने तो दंगाइयों का काल पीएससी को समाप्त कर दिया था। हमने उनकी सभी 34 कंपनियों को फिर से पुनर्जीवित करके पहली बार उत्तर प्रदेश पीएससी में 3 महिला बटालियन का गठन किया है। और तीनों बटालियन वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर, ये तीनों बटालियन का गठन हमारा प्रदेश के अंदर हो गया है।
और तीनों बटालियन में इन तीनों वीरांगनाओं की अश्वारोही प्रतिमाएं भी वहां पर स्थापित कराई जा रही हैं। बहनों और भाइयों, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हमने 7 जनपदों में लागू किया। ये पुलिस रिफॉर्म का पार्ट था। आज हमारे पास फॉरेंसिक लैब्स हैं, आज हमारे पास फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है, आज हमारे पास स्पेशल प्रदेश के अंदर आज स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, एसडीआरएफ है, और आज उत्तर प्रदेश 2000 मुझे 16 और 17 याद आता है, जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो अराजकता वाली सरकार थी उसके खिलाफ निर्णायक संघर्ष शुरू किया था। देश में हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2014 में हम सरकार में नहीं थे। उत्तर प्रदेश एक अराजकता वाला प्रदेश था, दंगा वाला प्रदेश था, गुंडों वाला प्रदेश था, माफियाओं वाला प्रदेश था। थाने से लेकर के, तहसील से लेकर के जिले तक को, प्रदेश तक को गुंडे, अपराधी, माफिया चलाने का काम करते थे। और उस समय श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री 2012 में बने थे और 2017 तक थे। लेकिन 2012 में जब ये मुख्यमंत्री बने और 2017 में जब मुख्यमंत्री पद से ये हटे, पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके छोड़ने का काम किया था, खजाना खाली करके छोड़ने का काम किया था, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके छोड़ने का काम किया था। और आज सत्ता के बाहर इनका लगभग 9 वर्ष बीत गया है। तो अब सत्ता पाने के लिए जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे रंग बदलने का काम करते हैं। जब ये सत्ता में थे तो इनको पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की, महिलाओं की, युवाओं की किसी को की याद नहीं आई थी। सबके साथ छल किया, सबके साथ भेदभाव किया, सबका शोषण किया, सब पर अत्याचार किया। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो निवेश लाना चाहिए, निवेशक यहां निवेशक समिट में आने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उस समय निवेशक समिट दिल्ली में करनी पड़ी थी, आपको याद हो, और उसमें भी कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक साफ पानी का विशेष पहल की गई है। उन्होंने बताया कि जल जीवन स्कीम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एमओयू कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और उनकी टीम को सहयोग और योगदान देने के लिए भी धन्यवाद दिया। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुल 1,05,000 से ज्यादा से अधिक राजस्व गांव है, जिनमें से 10,000 से ज्यादा गांव में पाइपलाइन के माध्यम से पहले ही पीने का पानी उपलब्ध कराया जा चुका है। और मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि मिशन के तहत ही गांव-गांव तक सुरक्षित और स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम समय पर पूरा किया जाए, इसका लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। महत्वाकांक्षी पेयजल स्कीम जल जीवन मिशन के तहत गांव के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई पहल के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जल जीवन स्कीम की सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से किए जा रहे आज के इस एमओयू कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय CR पाटिल जी, राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री V सोमन्ना जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सचिव पेयजल और स्वच्छता विभाग भारत सरकार श्री अशोक के मीना जी, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण जलापूर्ति एवं नमामि गंगे श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आज के इस एमओयू के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय सीआर पाटिल जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि हम काफी दिनों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ें, जिससे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से दोनों सरकारें मिलकर के लागू कर सकें। देश के अंदर जल जीवन मिशन के अंतर्गत सबसे अधिक लाभान्वित होने वाली आबादी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की है और इस दृष्टि से मैं इस महत्वाकांक्षी स्कीम के लिए विजन देने के लिए और इस पर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं केंद्रीय मंत्री माननीय सीआर पाटिल जी और उनकी टीम को अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर 1,05,000 से अधिक राजस्व गांवों को उत्तर प्रदेश के अंदर 1,05,000 से अधिक राजस्व गांव हैं, जिनमें से 10,000 से अधिक गांव ऐसे हैं जिनमें पहले से ही पेयजल की सुविधा पाइपलाइन के माध्यम से उपलब्ध है। 85,000 से अधिक ग्राम पंचायतें ऐसी थीं जहां पर पेयजल की कोई भी स्कीम नहीं थी, वहां पे हैंडपंप के माध्यम से या फिर तालाबों से या नदियों से जनता जल लेती थी। परिणाम था पर्याप्त जल संसाधन होने के कारण सामान्यतः लोगों को इसकी समस्या नहीं थी, लेकिन प्रदूषित जल के कारण बहुत बार तमाम प्रकार की बीमारियों के कारण असमय मौत की शिकायतों में काफी वृद्धि हुई थी। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्याप्त जल संसाधन है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से प्रतिवर्ष हजारों मौतें होती थी। इन हजारों मौतों का परिणाम वहां पर प्रतिवर्ष जब हम लोगों ने इन सभी आंकड़ों को लेकर के एआई टूल के माध्यम से इसकी एनालिसिस की तो पता लगा कि खुले में शौच और अशुद्ध पेयजल के कारण ये मौतें हो रही हैं। आज जल जीवन मिशन के तहत जब उन गांवों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हुई और हर घर में शौचालय बने, जिन क्षेत्रों में 40 वर्ष में 50,000 से अधिक मौतें हुई थीं, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गत 5 वर्षों में मौत के आंकड़ों को 0 तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और इसका श्रेय मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को देता हूं जो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में हर घर में शौचालय और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की इस स्कीम को जारी किया, इसको लागू किया। दूसरा, उत्तर प्रदेश में स्कीम लागू होने के साथ ही हम लोगों ने जो भी कार्यदायी संस्था और कॉन्ट्रैक्टर थे उनको इस बात के लिए सुनिश्चित किया कि हम लोग 10 वर्ष तक कार्य के कंप्लीशन के बाद 10 वर्ष तक इसके रख रखाव की जवाबदेही भी उनके साथ करेंगे। और आज का ये एमओयू इस बात की गवाही दे रहा है कि यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दोनों सरकारें मिलकर के उसको आगे बढ़ाने में सफल हो पाएंगी। मैं आज के इस अवसर पर इस पहल के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सीआर पाटिल जी को, माननीय सोमन्ना जी को, केंद्रीय इस अपने पेयजल और स्वच्छता विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, जल जीवन मिशन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि ये स्कीम सफलतापूर्वक लागू होकर के लोगों के जीवन स्तर में व्यापक परिवर्तन करने में सफल होगी।
इस कार्यक्रम के लिए, इस एमओयू के लिए मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कल अयोध्या दौरा है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आगमन को लेकर अयोध्या में तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। एयरपोर्ट से राम मंदिर तक लगाए गए हैं मंच और 250 कलाकार देंगे रामायण की प्रस्तुति। तो अयोध्या दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनका कल दौरा ये खास माना जा रहा है, उनके आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हैं और शहर को भव्य रूप से भी सजाया जा रहा है। एयरपोर्ट से राम मंदिर तक 20 सांस्कृतिक मंच लगाए गए हैं, जहां पर लगभग 250 कलाकार रामायण आधारित प्रस्तुतियां भी देंगे। ये कार्यक्रम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति का दौरा श्रद्धालु और नागरिकों के लिए उत्सव जैसा माहौल बनाएगा। मां गंगा में नाव पर बैठकर इफ्तार पार्टी करने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। काशी के संतों ने इसको लेकर नाराजगी देखी जा रही है। इस मामले पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे आपराधिक कृत्य बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं और समाज में तनाव पैदा करती हैं। वहीं पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी इस घटना पर नाराजगी जताते हुए इसे हिंदुओं को भड़काने की बड़ी साजिश करार दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस तरह की साजिश के पीछे कौन लोग हैं और उनकी मंशा क्या है। संतों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वाराणसी में मां गंगा के पवित्र वक्ष स्थल पर जिस प्रकार रोजा इफ्तार खोलने के नाम पर उच्छिष्ट नॉनवेज के टुकड़े मां गंगा में डाले गए, यह बहुत ही गंभीर किस्म का आपराधिक कृत्य है और इस्लाम के अनुसार उनके पवित्र मास में हिंदुओं को भड़काने की ये बड़ी साजिश है। और ये दंगे करने की सुनियोजित साजिश रचने वाले लोग कौन हैं, इनके पीछे मंशा क्या है। प्रशासन को ठीक प्रकार से कार्यवाही करके कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ होने हैं, तो इन गिरफ्तारियों के द्वारा कम से कम यह तो स्पष्ट हो कि ये कौन लोग हैं और क्या करना चाहते हैं। अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करती है कि मां गंगा के वक्षस्थल पर जो यह कृत्य किया गया है, यह असहनीय है। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह हर दृष्टि कैंडिडेट सोमेंद्र मीणा ने ये जानकारी दी है कि रामनवमी और ईद के मद्देनजर जिले के सभी पुलिस स्टेशनों में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा के लिए आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जिन मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भीड़ अधिक होती है, वहां पर गैजेट्स और इसके साथ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है और सही बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा तैनाती में सादे कपड़ों में ही पुलिसकर्मी, विस्तृत ड्यूटी चार्ट और महिला पुलिस अधिकारी की विशेष तैनाती शामिल है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करें। रामनवमी और ईद के त्योहार के दृष्टिगत सभी थानों पर पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की जा चुकी है और जो महत्वपूर्ण मंदिर है जहां पर भीड़ अधिक रहने की संभावना है, वहां राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा विजिट किया गया है और सारी व्यवस्थाएं वहां देख ली गई है। बैरिकेडिंग करवाई जानी है, सादा कपड़ों में भी फोर्स रहेगा, एक डिटेल्ड ड्यूटी चार्ट उसके लिए बनवाया जा रहा है और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती विशेष रूप से वहां की जाएगी। ईद के त्योहार के दृष्टिगत जहां पर अधिक भीड़ रहने की संभावना है, वहां पर अतिरिक्त फोर्स दिया जाएगा और संवेदनशील इलाकों में पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय सिंह के आवास पर जोरदार धमाका हुआ। यह घटना उनके बेसमेंट में हुई, जिसमें 3 मंजिला मकान की क्षतिग्रस्त होने की खबर सामने आई। प्रदेश के कई जिलों में हुए सड़क और घरेलू हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल हो गए हैं। तीनों घटनाओं ने सुरक्षा और सतर्कता आवश्यकता को दोबारा से उजागर कर दिया है। झांसी शिवपुरी हाईवे, जहां पर रक्षा टोल प्लाजा पर देर रात को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रक क्लीनर राजेश प्रजापति की मौके पर मौत हो गई। राजेश अपने भतीजे के साथ में ट्रक में सरिया लेकर बिजोरी से ही कोलारस जा रहे थे और ट्रक टोल लाइन में खड़ा था और राजेश सामान लेने ट्रक से ही उतरे थे और जैसे ही बैरियर खुला, ट्रक आगे बढ़ा और राजेश की चपेट में आने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पर गाजीपुर में भी गोरखपुर 4 लेन पर ही
मरदर थाना क्षेत्र के केतवली गांव के पास में तेज रफ्तार कार ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक समेत सास बहू भी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद से कार अनियंत्रित होकर 4 लेन के डिवाइडर से चढ़ गई और जबकि चालक फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मैनपुरी की खबर करें अगर बात तो वहां पर किरावली थाना क्षेत्र के ही अटपुरा गांव में कच्चे मकान की दीवार के पास टीन शेड गिरने से ही रूबी और कई लोगों की यहां पर मौत की खबर सामने आई। इनमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं और जिनमें से ब्रजेश सिंह शामिल है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और शव पोस्टमार्टम के लिए भी कब्जे में लेकर भेज दिया है। घटनास्थल पर जिले के अधिकारी मौजूद। तीनों घटनाओं ने प्रदेश में सुरक्षा नियमों का पालन करने और सतर्क रहने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। पुलिस प्रशासन ने मृतकों के परिवार को राहत देने और घायलों का इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN टीवी नेशनल।